नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और एसआई की, तो आप एकदम सही दुरुस्त जगह पर हैं। और उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठे होंगे, तैयार होंगे नोट्स बनाने के लिए। और वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा मेरे दोस्तों। अब देखो, आज जैसा कि शनिवार है और मैंने आपको हर शनिवार को जिला दर्शन की बात करते हैं, तो आज इस जिला दर्शन में हम बात करेंगे सवाई माधोपुर जिले की मेरे दोस्तों। हाँ जी, और इस सवाई माधोपुर से संबंधित हम यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, उसकी सवाई माधोपुर की जो सीमा रेखा है उससे संबंधित वहाँ की मिट्टी, वहाँ की नदियाँ, वहाँ पे डैम कौन कौन से हैं, इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ेंगे। इसके अलावा इस सवाई माधोपुर का कोई ऐतिहासिक या धार्मिक या कोई सांस्कृतिक प्रमुख जो स्थल है या कोई मेला है, उनसे संबंधित विस्तृत जो जानकारी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये जो क्लास है ये हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर के आने वाली क्लास है मेरे दोस्तों। और ध्यान रखियो, सवाई माधोपुर घूमने चल रहे हैं तो बस हाथ बाहर मत निकालियो, नहीं चलती बस में हाथ बाहर नहीं निकालना, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। और सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों उस मोटिवेशनल थीम के साथ जो आपको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है अपने आप के साथ, अपने आप को जानने का और अपने लक्ष्य को पहचानने का। वो है दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी मेहनत है और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। हाँ जी मेरे दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा जो जेवर है वो आपकी मेहनत है। यदि आप मेहनत करते हो तो सभी के नजरों में अच्छे लगोगे, सभी को अच्छे लगोगे। और जेवर क्या काम करते हैं, अच्छे ही तो लगता है। और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। यदि आपने ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, निश्चय। और साथी भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको अपनी मेहनत और अपने निश्चय को पहचानना होगा, उसे डिसाइड करना होगा, अपनी मंजिल को निशाना बनाना होगा और जुट जाओ आज ही अपनी मेहनत को पाने के लिए। अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर जिला दर्शन की। हम लोग शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर सवाई माधोपुर के इतिहास की बात करेंगे, सवाई माधोपुर की वर्तमान स्थिति की हम बात करेंगे, उसकी भौगोलिक कंडीशन, जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, जो क्लाइमेट है वहाँ पर, उसकी बात हम लोग करेंगे। वहाँ की जो सोशल, इकोनॉमिक और वहाँ का जो सामाजिक जो या ऐतिहासिक जो स्ट्रक्चर है, उन सब की हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जिला कौन सा आता है मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की बात करने वाले हैं। अब इस सवाई माधोपुर की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसके परिवहन कोड की, सबसे पहले हम बात करें परिवहन कोड की कि सवाई माधोपुर का परिवहन कोड क्या आता है। तो इसका परिवहन कोड आता है मेरे दोस्तों RJ25। इसका परिवहन कोड आता है RJ25। और यदि हम बात करें सवाई माधोपुर के शुभंकर की तो इसका शुभंकर आता है बाघ। ये दो बड़े कॉमन से हैं, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इसका शुभंकर क्या है, बाघ, क्योंकि यहाँ पर टाइगर परियोजना है। और दूसरा यहाँ पर परिवहन कोड क्या आता है मेरे दोस्तों, तो वो क्या आता है RJ25 इसका परिवहन कोड आता है। अब सबसे पहले हम सवाई माधोपुर के इतिहास की बात करेंगे। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, सवाई माधोपुर के इतिहास की बात करें। और यहाँ पर जिला आता है सवाई माधोपुर। ये जो जिला है मेरे दोस्तों यहाँ पर, जिसको मैं रेड लाइन कर रहा हूं, ये जिला आता है सवाई माधोपुर। और इस जिले की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस सवाई माधोपुर के यदि हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इस सवाई माधोपुर की स्थापना की, कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। और बड़ी सिंपल सी लाइन आती है कि जयपुर के शासक थे एक, जयपुर के शासक जिनका नाम था सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह फर्स्ट, सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई, तो 1763 के अंदर इसकी स्थापना की गई। यहां से सीधी एक तो बात आती है मेरे दोस्तों, क्या यदि हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो ये जो सवाई माधोपुर है इसका परिवहन कोड RJ25 आता है, शुभंकर आता है बाघ। और एक इसके उपनाम की यदि हम बात करें
तो इसके उपनाम की बात करें तो इसे कहा जाता है अमरूदों की नगरी। इसे अमरूदों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक अमरूदों का उत्पादन जो है ये सवाई माधोपुर में होता है। और सब जो अमरूदों की जो मंडी है, अमरूद मंडी, वो भी कहां पर है? सवाई माधोपुर में, इसलिए इसको अमरूदों की नगरी कहा जाता है। अब यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो ये जो इतिहास है ये राजस्थान के पूर्वी जिलों की कैटेगरी में आता है। और इसकी स्थापना जो है ये 1763 ईस्वी के अंदर जयपुर के शासक थे जिनका नाम है सवाई माधो सिंह प्रथम, उनके द्वारा इस नगर की स्थापना की गई और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया था मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर। इसका नाम क्या पड़ गया? सवाई माधोपुर। ये तो था इसका इतिहास। अब यदि हम बात करें इस सवाई माधोपुर के वर्तमान स्थिति की बात करें, अब हम किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, यहां पर यह जिला आता है सवाई माधोपुर। और इसकी यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें संभाग की, यहां से आता है संभाग, तो ये जो है ये भरतपुर संभाग में आता है। सवाई माधोपुर की बात करें, ये भरतपुर संभाग के अंदर आता है। यदि हम यहां से भौतिक प्रदेशों की बात करें, भौतिक प्रदेशों की बात करें कि कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ता है, तो सामान्य रूप से यदि यहां पर हम बात करें भौतिक प्रदेशों में, तो ये जो भाग आता है राजस्थान का पूर्वी भाग, इसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये प्रदेश आता है पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसमें ये आ जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है मेरे दोस्तों। यदि हम यहां पर मिट्टी की बात करें कि यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहां मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब हुआ जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी जो है, हाँ जी, बागों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है, हाँ जी, बागों की क्रीड़ा स्थली भी कहते हैं। तो जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी, या कहें कि यहां पर चंबल और बनास नदियां आती हैं और उन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में नवीनतम मिट्टी का निक्षेप किया गया है, जल से मिट्टी ओढ़ाई गई, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक हम बात करें यहां से, यदि यहां पर वनस्पति की बात करें तो इस सवाई माधोपुर में जो वनस्पति पाई जाती है वो आती है पतझड़ी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और एक हम यहां से मेरे दोस्तों बात करें, एक आ जाता है यदि हम बात करें इस क्षेत्र के नाम का, तो ये जो सवाई माधोपुर आता है ये डांग क्षेत्र का हिस्सा आता है, इसे डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र का हिस्सा आता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये डांग या बीहड़ क्षेत्र का हिस्सा आता है। और एक यदि हम बात करें यहां से इसकी सीमा रेखा की, सवाई माधोपुर की यदि हम सीमा रेखा की बात करें कि इसकी सीमा रेखा किस किस के साथ लगती है, तो सवाई माधोपुर की जो सीमा है एक तो लगती है राज्यों के साथ और एक लगती है जिलों के साथ। तो जिले कौन कौन से आते हैं जिनके साथ सीमा लगती है? तो सवाई माधोपुर की सीमा एक तो लगती है मेरे दोस्तों करौली के साथ, एक तो कहां पर आ जाएगा? ये जिला तो आ गया करौली। उसके बाद में एक जिला आता है दौसा, करौली के साथ हो गई, यहां पर पूरी की पूरी सीमा दौसा के साथ हो गई। उसके बाद में एक जिला आ जाता है मेरा दोस्तों जयपुर, एक कौन सा आ गया यहां पर? जयपुर। एक जिला आ जाता है टोंक और एक जिला आता है कोटा, एक कौन जिला आता है मेरे दोस्तों? कोटा। तो करौली, दौसा, जयपुर, टोंक और कोटा के साथ इसकी सीमा लगती है यहां से। और एक आ जाता है यहां पर राज्य, और ये राज्य आता है मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा आता है मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये सीधी सीधी चीजें आती हैं। अब देखो यहां से यदि हम इस सवाई माधोपुर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये भरतपुर संभाग के अंदर आता है। भरतपुर संभाग से पहले मेरे दोस्तों याद रखना ये कोटा संभाग का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही भरतपुर संभाग की स्थापना हुई ये कौन से संभाग में आ गया? भरतपुर संभाग के अंदर आ गया था। उसके बाद में ये पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है, या कहें कि जो कोपेन महोदय था, कोपेन महोदय के अनुसार ये आ जाता है CWG क्षेत्र में। यदि हम ऐसा भी याद रखना कि कोपेन महोदय के अनुसार हम बात करें तो कोपेन महोदय के अनुसार कौन से में आता है? CWG क्षेत्र में आ जाता है। यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहां पर पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। फिर यहां पर ये जो क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र आता है मेरा दोस्तों, या कहें इसको बीहड़ क्षेत्र में आता है। और इसकी सीमा रेखा की बात करें तो इसकी सीमा रेखा जो है मेरे दोस्तों
इसकी सीमा रेखा जो है ये करौली, दौसा, जयपुर, टोंक और कोटा से लगती है। और एक राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा जो है ये मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति यहां से आ जाती है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े, अब आगे हम बात करें यहां से, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से नदियों की बात करते हैं। नदियां कि भाई इस सवाई माधोपुर में प्रमुख नदियां यहां से कौन सी आती हैं। और यदि हम उन नदियों की बात करें तो देखो यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको यहां से समझनी पड़ेंगी। यदि हम बात करें यहां से, ये जिला आता है सवाई माधोपुर, ये अपने पास जिला है मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर। और इस सवाई माधोपुर में यदि हम नदियों की बात करें, नदियां की यहां पर प्रमुख नदियां कौन सी आती हैं, तो सवाई माधोपुर में नंबर 1 नदी तो आती है मेरे दोस्तों चंबल नदी। एक तो नदी कौन सी आती है, चंबल नदी। अब आती कहां से, देखो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश से आती है, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई, और सबसे पहले यहां पर सवाई माधोपुर से सीमा बनाती हुई आगे करौली, करौली के बाद धौलपुर से होती हुई और आगे उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाती है। एक तो नदी आती है मेरे दोस्तों चंबल नदी। तो याद रखना सवाई माधोपुर में एक नदी तो कौन सी हो गई, चंबल नदी। या यहां से हम कह सकते हैं कि चंबल नदी है ये सवाई माधोपुर, और इधर राज्य पड़ता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। इस सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। एक तो यहां से आपको ये याद रखना है, क्लियर हो गया यहां से चंबल नदी। दूसरी नंबर 2 नदी आती है मेरे दोस्तों, यहां से आपको याद रखना है बनास नदी। एक नदी कौन सी आती है, बनास नदी आती है। अब बनास नदी की बात करें तो जो बनास नदी है यह आती कहां से है, राजसमंद से आती है, राजसमंद। इसके बाद यहां से अजमेर, अजमेर के बाद टोंक और टोंक से होती हुई कहां पर आती है, सवाई माधोपुर में। ये लो जी यहां पर एक नदी कौन सी आ गई, बनास नदी। एक आगे अपने यहां पर बनास नदी। अब समझना यहां से 2 कहानी बनती है यहां से। पहला तो क्या, ये जो बनास नदी आई है मेरे दोस्तों, इस बनास नदी के ऊपर यदि हम बात करें यहां से, जो बनास नदी आई है इस बनास नदी के ऊपर चंबल बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर के अंदर एक बांध आता है। यहां पर एक बांध आता है जिसका नाम आता है इसरदा बांध। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, इसरदा बांध। ये भी याद रखना कि इसरदा बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। और किस नदी पर है, तो बनास नदी पर है। एक और याद रखना यहां से, ये जो बनास इसरदा बांध है इसे कोपर डैम भी कहा जाता है। इसे कोपर डैम, इसकी बात करें इसे कोपर डैम भी कहा जाता है। इसको कोपर डैम भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको, कोपर डैम। यहां लिख देता हूं मैं, कोपर डैम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसरदा बांध जो है ये बनास नदी के ऊपर है। अब यहां पर एक छोटी सी नदी और मिलती है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है सीप नदी। हम समझ रहे हैं यहां पर एक सांकेतिक रूप से समझ रहे हैं, सीप नदी आती है। और जहां पर ये तीनों स्थान मिल जाते हैं, अर्थात यहां पर कितनी नदियां मिल गई, 3 नदियां। इसका मतलब इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों त्रिवेणी संगम। तो सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनता है। और यदि हम इस त्रिवेणी संगम की बात करें तो इसे कहा जाता है रामेश्वरम धाम। इसको कहा जाता है रामेश्वरम धाम। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रामेश्वरम धाम के है कहां पर, सवाई माधोपुर में। मिलने वाली नदियां कौन सी हैं मेरे दोस्तों, तो मिलने वाली नदियां चंबल, बनास और सीप नदी आती है। एक ये जो यहां पर रामेश्वरम धाम है इसे मीणाओं का कुंभ कहते हैं। इसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। एक ये जो रामेश्वरम धाम है यहां पर भगवान परशुराम जी की, यहां पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली के रूप में भी जानी जाती है। तपोस्थली के रूप में भी जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और एक यहां पर मेला भी लगता है, और ये मेला जो है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये कई बार यहां से पूछा जाता है। मेरे दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अपना इस महीने को जो टारगेट है ना वो 5000 को है, लेकिन लाया को नहीं, गलत बात है ना, यहाँ 0 है। देखो कितनी सारी मरीराजूड़ी टीम, सोनूड़ी टीम, चली कई लाग रहे हैं, कंटेंट आला लाग रहे हैं। कह रहा क्योंकि यहाँ से एग्जाम से बाहर क्वेश्चन ही कौन जाने दिया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सगळे ही पढ़ा। लेकिन थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा करया करो रे, थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, शेयर करया करो, दिखा हाँ साथ ले आया करो। ठीक, चलो यहां से तो देखो त्रिवेणी संगम हो गया,
कौन सा है? रामेश्वरम धाम। मीणाओं का कुंभ कहा जाता है, इसे परशुराम की तपोस्थली कहा जाता है। और यहाँ पर मेला कब लगता है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। हाँ जी, थानेदार साहब कहें चलो सागड़ाई माधोपुर घूमने चला, सवाई माधोपुर चलांगा भाई, पक्का पक्का है ना। चलो, तो यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है मेरे दोस्तों? मेला लगता है। ये चीजें यहां से याद रखनी है। तो दो प्रमुख नदियां तो कौन सी होगी? चंबल नदी और बनास नदी। तो यहां से उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसके अलावा एक नदी और आती है मेरे दोस्तों, यहां से एक नदी और भी आती है। यहां से और नदी कौन सी आती है? तो एक नदी आती है मेरे दोस्तों इसके अंदर, मोरेल नदी। एक सवाई माधोपुर में आती है, मोरेल नदी आती है। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक यहां पर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी भी आती है। इस मोरेल नदी की बात करें तो इसके ऊपर एक बांध भी है जिसका नाम है मोरेल बांध। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि मोरेल बांध कहां पर है, तो मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है मेरे दोस्तों। और सवाई माधोपुर में है और मोरेल बांध। और इसकी विशेषता की यदि हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या आती है, तो ये जो है ये एशिया का, ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा, ये जो बांध है ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। हाँ जी मेरे दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? मोरेल बांध है सवाई माधोपुर के अंदर। ये चीजें आपको याद रखना यहां से, क्लियर है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको यहीं से और बता देता हूं, नंबर 4, यहीं से एक बांध और बता देता हूं मेरे दोस्तों। एक यहां पर आता है इसी सवाई माधोपुर में मोरा सागर बांध आता है। एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों मोरा सागर बांध। इस मोरा सागर बांध की बात करें तो यहां से इस मोरा सागर बांध से पान की खेती की जाती है। यहां का जो पानी है, इस पानी से इस क्षेत्र के अंदर पान की खेती की जाती है। याद रखना, जो पान की खेती होती है उसे कहा जाता है बजेड़ा। उसे क्या कहते हैं? बजेड़ा। और बजेड़ा फेमस कहां की है मेरे दोस्तों? तो बजेड़ा फेमस कहां की है? करौली की। चीजें यहां से आती हैं। अब देखो यहां से पूरी कहानी समझते हैं। यदि हम सवाई माधोपुर क्षेत्र में नदियों की बात करें तो 3 प्रमुख नदियां आती हैं। यहां से पहली आती है चंबल नदी, एक आती है मेरे दोस्तों बनास नदी। और याद रखना, चंबल और बनास नदी की यदि हम बात करें, चंबल और बनास नदी जो है ये आपस में कहां मिलती है? गांव आता है जिसका नाम है पदरा गांव। ये भी मैं आपको बता देता हूं, गांव कौन सा आता है मेरे दोस्तों? पदरा गांव। यहां पर मिलती हैं। और इधर यहां से यहां पर एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम आता है सीप नदी। तो यहां पर चंबल, बनास और सीप त्रिवेणी संगम बनाते हैं। और इस त्रिवेणी संगम को कहा जाता है रामेश्वरम धाम। और इसको कहा जाता है, रामेश्वरम धाम को कहा जाता है मेरे दोस्तों मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में यह जो रामेश्वरम धाम है इसे परशुराम जी की तपोस्थली भी कहा जाता है। और यहां पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीजें यहां से आते हैं। उसके बाद देखो एक यहां पर एक नदी आती है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है मोरेल नदी। और इस मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में एक बांध आता है जिसका नाम है मोरेल बांध। हाँ जी, एक पांचना बांध भी है करौली के अंदर, मिट्टी से निर्मित बांध। और एक मेरे दोस्तों मोरेल बांध भी है, ये भी मिट्टी से निर्मित बांध है। याद रखना, इस मोरेल बांध की बात करें, इसका निर्माण 1959 में ही कर दिया गया था। मोरेल बांध का निर्माण जो है ये 1959 में किया गया था मेरे दोस्तों। और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और एक इस सवाई माधोपुर की बात करें मेरे दोस्तों तो वहां पर मोरा सागर बांध भी आता है। एक लड़का कह रहा है सर मेरा गांव मोरेल नदी पर ही है। हाँ जी, मोरेल नदी आती है। चलो जी, अब देखो एक इसमें आता है मेरे दोस्तों मोरा सागर बांध। और इस मोरा सागर बांध से इसके आसपास के 10-12 जो गांव हैं वहां पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा पान की खेती भी की जाती है। और पान की जो खेती होती है मेरे दोस्तों उसकी बात करें तो पान की खेती को कहा जाता है बजेड़ा। याद करो, पुरानी एग्जाम पूछा गया हुआ कई बार कि बजेड़ा क्या है। तो बजेड़ा का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? बजेड़ा का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? बजेड़ा का मतलब है पान की खेती। तो ये वर्तमान में यहां पर इस सवाई माधोपुर के से अपोहा तंत्र के संबंध में आती है। उसके बाद देखो यदि हम आगे बढ़ें, उसके बाद यदि एक हम बात करते हैं यहां से सिंचाई परियोजना की भी बात करें, सिंचाई परियोजना की सवाई माधोपुर के अंदर कोई सिंचाई परियोजना भी है क्या? हाँ जी मेरे दोस्तों, यहां पर 2 सिंचाई परियोजनाएं आती हैं।
एक तो आ जाती है यहां से काली सील परियोजना, याद रखना, एक तो है काली सिंध और एक है काली सील। काली सील जो परियोजना है ये काली सील नदी पर है, नदी का नाम आता है काली सील नदी। हां जी, और कहां पर है? सवाई माधोपुर में। काली सिंध की बात करें वो झालावाड़ में चली जाती है, और काली सील की बात करें मेरे दोस्तों तो काली सील परियोजना कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। नदी कौन सी आती है? काली सील। तो एक और याद हो गया कि काली सील की बात करें ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और एक परियोजना आती है मेरे दोस्तों यहां पर पीपलदा परियोजना, एक आती है पीपलदा परियोजना, पीपलदा परियोजना। और पीपलदा परियोजना की बात करें तो याद रखना मेरे दोस्तों ये चंबल नदी पर आती है। एक आती है पिपलाद परियोजना, एक आती है मेरे दोस्तों पिपलाद। पिपलाद कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। और पिपलदा परियोजना, ये दोनों याद रखना, काली सील और काली सिंध। एक आती है काली सील और एक आती है काली सिंध, ये अलग है। और ये सवाई माधोपुर में। एक आती है पीपलदा और एक आती है मेरे दोस्तों पिपलाद परियोजना। तो पीपलदा और पिपलाद अलग अलग हैं। हम सवाई माधोपुर की बात करें तो कालीसील आती है मेरे दोस्तों और एक आती है पीपलदा परियोजना। यह भी याद रखना मेरे दोस्तों कि पीपलदा परियोजना कहां पर है? चंबल नदी पर आती है। क्लियर हो गया यहां से? ये यहां से आती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें। यदि हम सवाई माधोपुर के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें, क्योंकि सवाई माधोपुर की बात करें तो इसका ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है वो काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ की जो प्राकृतिक रूप से सवाई माधोपुर के अंदर जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वो भी काफी फेमस है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यदि हम इसके महत्वपूर्ण और धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की बात करें कि वो प्लेस जो चाहे नेचुरल दृष्टि से हो, चाहे हिस्टोरिकल दृष्टि से हो, चाहे आर्किटेक्ट दृष्टि से हो, किसी भी एस्पेक्ट्स की दृष्टि हो, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। अब देखो, महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें उनमें नंबर 1 पे आ जाता है मेरे दोस्तों रणथंभौर का किला। नंबर 1 पर आता है रणथंभौर का किला। हां जी मेरे दोस्तों, किसकी बात करें? रणथंभौर के किले की हम बात करें। सबसे पहले इसकी मैं चीजें बताता हूं, फिर इसकी पूरी कहानी समझेंगे। यदि हम इस रणथंभौर के किले के निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है ये 994 ईस्वी में रणथंभन के द्वारा माना जाता है। रणथंभन द्वारा कहा जाता है कि वर्ष 1994 में रणथंभन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। लेकिन एक बुक आती है जिसका नाम आता है जहांगीरनामा। एक बुक आती है मेरे दोस्तों जिसका नाम है जहांगीरनामा। इस जहांगीरनामा में कहा गया कि सवाई माधोपुर में ऐसे 2 पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी का नाम है रण और एक पहाड़ी का नाम है मेरे दोस्तों थम्मन। और इस रण और थम्मन पहाड़ी के बीच में यहां पर ये दुर्ग स्थित है और इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? रणथंभौर दुर्ग, ऐसा कहा जाता है। अब यदि हम बात करें यहां से, ये जो रणथंभौर दुर्ग है, यदि हम इसके प्रवेश द्वार की बात करें, किसकी बात करें? इसका जो प्रवेश द्वार है इसे कहा जाता है नौलखा दरवाजा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रणथंभौर जो दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। उसके बाद में यदि हम और यहां पर बात करें, इसके अलावा और यदि हम बात करें तो एक यहां पर आती है मेरे दोस्तों 34 खंभों की छतरी। एक यहां पर आती है 34 खंभों की छतरी जो है ये भी इस रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। और इस 34 का नाम है 8 चौक 32 खंभों की छतरी जो है ये भी रणथंभौर के दुर्ग में है मेरे दोस्तों। और ये जो 32 खंभों की छतरी है इसे ही कहा जाता है न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, या इसे अधूरा, एक याद रखना, इसे अधूरा सौपन छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम इसके निर्माण की बात करें कि ये जो 32 खंभों की जो छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया, यदि हम इसके निर्माण की बात करें मेरे दोस्तों तो याद रखना इसका जो निर्माण है ये यहां पर शासक थे जिनका नाम है हमीर देव। तो हमीर देव के द्वारा अपने पिताजी जो जैतर सिंह जी हैं उनकी जैतर सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों। ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है।
इसके अलावा यदि हम और बात करें यहां पर, ये अपना दुर्ग है मेरे दोस्तों, यही है रणथंभौर का दुर्ग। इसके अलावा यदि और हम चर्चा करें कि और यहां पर क्या क्या आता है, तो और देखो इस रणथंभौर के दुर्ग में क्या क्या आता है मेरे दोस्तों। इसी रणथंभौर के दुर्ग में एक आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर आता है। इसी मंदिर में, इसी रणथंभौर के दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है मेरे दोस्तों। एक यहां पर जोरा भोरा का महल स्थित है, जोरा भोरा का महल स्थित है मेरे दोस्तों इसी रणथंभौर के दुर्ग में। इसके अलावा एक इसी के अंदर सुपारी महल भी है, यहां पर सुपारी महल भी है मेरे दोस्तों, याद रखना। इस सुपारी महल में एक मंदिर भी है, इस सुपारी महल में एक मस्जिद भी है, और एक सुपारी महल में एक गिरिजा घर भी है। अर्थात सुपारी महल के अंदर एक मंदिर, मस्जिद और गिरिजा है, ये यहां पर आती है मेरे दोस्तों। अभी पूरा पढ़ेंगे, साका की भी बात करेंगे मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे, साका भी पढ़ाऊंगा भाई, है ना। चलो आगे देखो, इसके अलावा और क्या आता है यहां से। एक ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसके संदर्भ में आपको 3 कथन याद रखने हैं। हाँ जी, 3 कथन आपको याद रखने हैं, और तीनों कथन एग्जाम की दृष्टि से बहुत फेमस, सीधा स्टेटमेंट आता है। यह कथन किसने कहा, इस कथन का संबंध किस दुर्ग से आता है मेरे दोस्तों, वो यहां से हम बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट आता है मेरे दोस्तों, पहला जो कथन आता है वो क्या है। पहले यदि हम कथन की बात करें तो वो आ जाता है, वो कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। कब कहा उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, और क्या कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह कहा था मेरा दोस्तों। यहां से पहला स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। कब कहा था उसकी भी कहानी देखेंगे। कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की जो दाढ़ी के बाल हैं उनके बराबर भी महत्व नहीं देता मेरे दोस्तों। और देखो यहां से दूसरा स्टेटमेंट जो आता है, यह आता है अब्बुल फजल का। एग्जाम में बहुत बार आया है मेरे दोस्तों, अब्बुल फजल का। और अब्बुल फजल ने क्या कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है मेरे दोस्तों, बख्तरबंद है। और तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो यह स्टेटमेंट आता है मेरे दोस्तों अमीर खुसरो का। तीसरा स्टेटमेंट आता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने क्या कहा, आज की बात करें, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। एक स्टेटमेंट ये आता है, और ये किसने कहा था, अमीर जो खुसरो है उन्होंने कहा था। ये आपको यहां से याद रखनी है। अभी देखो, अभी और बहुत सारी बातें यहां से बची हैं। इसके अलावा एक हम बात करें तो वर्ष 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मेरे दोस्तों, सूची में शामिल। ये भी याद रखना मेरे दोस्तों यहां से कि 2013 की बात करें, कब की बात करें मेरे दोस्तों, 2013 की बात करें तो 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग थे जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और वो कौन कौन से थे, एक तो था आमेर, एक था मेरे दोस्तों जैसलमेर, एक था गागरोन। आमेर, जैसलमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, एक था कुंभलगढ़, और एक कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों, रणथंभौर। ये जो 6 दुर्ग थे इनको वर्ष 2013 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि रणथंभौर दुर्ग को भी वर्ष 2013 के अंदर किसमें शामिल कर लिया मेरे दोस्तों, तो इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। ये चीजें यहां से आती हैं। अभी और भी यहां से हम लोग कहानी समझने वाले हैं। देखो यहां से एक बार
फिर इसकी और कहानी डिटेल में समझेंगे। यदि हम सवाई माधोपुर के महत्वपूर्ण स्थलों की यदि बात करें मेरे दोस्तों, तो पहला आता है रणथंभौर का किला, जिसका निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन के द्वारा करवाया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जहांगीरनामा में कहा कि यह जो दुर्ग है, यह सवाई माधोपुर में एक रण और एक थम्मन नाम की दो पहाड़ियां हैं और इसके मध्य स्थित है, इसलिए इसका दुर्ग का नाम क्या पड़ गया मेरे दोस्तों? क्या पड़ गया इसका नाम? रणथंभौर का दुर्ग पड़ गया। इसके अलावा यदि हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर इस रणथंभौर जो दुर्ग है, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसे नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। हां जी मेरे दोस्तों, इसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? नौलखा दरवाजा कहा जाता है। एक यदि हम बात करें, यहां पर 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, अधूरा सौपन की छतरी भी कहा जाता है। और इस 32 खंभों की छतरी की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये इसका निर्माण जो सवाई माधोपुर के शासक थे हमीर देव, उनके द्वारा अपने पिताजी जयतर सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये इस दुर्ग का सीन आता है यहां से। उसके अलावा यदि हम इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर यहां पर त्रिनेत्र का गणेश मंदिर है, इसकी भी पूरी कहानी हम बात करेंगे मेरे दोस्तों यहां से। और यहां पर जोरा भारा का महल भी यहां पर स्थित है। एक यहां पर सुपारी महल भी है, जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर भी है। एक इसमें पद्म सागर तालाब भी आता है मेरे दोस्तों। यहां पर एक क्या आता है? पद्म सागर तालाब भी आता है। इसके अंदर एक आता है पद्म सागर तालाब भी स्थित है। यहां पर पद्म सागर तालाब भी स्थित है। इसके अलावा जो यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो रणथंभौर का जो दुर्ग आता है, इस रणथंभौर के दुर्ग की हम बात करें, सर झुंझुनू कब आओगा? कंप्लीट नॉलेज आवांगा भाई, तू बुलाओगे जना ही आ जाऊंगा। एक दिन लाडू ले आओ, है ना, पर तैयारी करो, नौकरी लागो, और पास जिस दिन मिठाई बांटो दिन फोन करियो, बस दौड़े आवांगा, चिंता मत करो। बस ते तो नौकरी ला के मिठाई के लिए फोन कर दो, राजस्थान में कड़े कर दियो, आ जाऊंगा। ठीक, कथन की बात करें तो 3 स्टेटमेंट आते हैं मेरे दोस्तों, तीनों के तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी महत्व है, नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसकी भी कहानी समझेंगे। अबुल फजल ने कहा था कि अन्य जो दुर्ग है वो नंगे हैं, ये एक दुर्ग है जो बख्तर बंद है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने कहा था मेरे दोस्तों, यहां पर एक आज कुफर का जो गढ़ है वो इस्लाम का घर बन गया। इसी के अलावा इसी दुर्ग के अंदर एक, यहां से याद रखना मेरे दोस्तों, एक कुत्तों की छतरी भी आती है। यहां से एक कुत्ते की छतरी भी आती है। हाँ जी, कुत्ते की छतरी भी आती है मेरे दोस्तों। इसी के अंदर एक कुत्ते की छतरी भी है, जिसको एक खंबे की छतरी भी कहा जाता है। एक खंबा की छतरी भी कहा जाता है। अब इसकी कहानी समझते हैं पूरी की पूरी। समझना, देखो क्या कहानी थी। यदि हम बात करें, जैसे ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी की बात करें मेरे दोस्तों, इस पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? रणथंभौर का दुर्ग। ये है मेरे दोस्तों यहां से रणथंभौर का दुर्ग, ये है रणथंभौर दुर्ग। और इसके तलहटी, इस पहाड़ी की तलहटी में यहां पर एक दुर्ग और बना हुआ मेरे दोस्तों, जिसका नाम है जाइन का किला, जिसको कहा जाता है जाइन का किला। और ये जो जाइन का किला है मेरे दोस्तों, इसे रणथंभौर जो दुर्ग है इसकी कुंजी कहा जाता है। ये भी याद रखना कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो कुंजी किसे जाता है मेरे दोस्तों? जाइन का जो किला है इसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। क्यों? कि यदि इसके ऊपर जाना है तो इस जाइन के किले से होकर के जाना पड़ेगा। अब देखो यहां से एक तो शासक आता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम आता है जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, इसके द्वारा इस रणथंभौर के दुर्ग को जीतने के लिए बहुत बार प्रयास किए गए मेरे दोस्तों, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो वो कहते हैं ना कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। ऐसी स्थिति में कहा, जब लास्ट में उन्होंने आस छोड़ दी कि भाई रणथंभौर दुर्ग अपनी हिम्मत है नहीं, हम जीत नहीं सकते। यहां पर राजा कौन थे? हमीर देव। यहां पर राजा कौन थे मेरे दोस्तों? हमीर देव। जब उन्होंने ये आस छोड़ दी कि नहीं जीत सकते, तो अंत में क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर तवज्जो या इज्जत नहीं देता, बराबर नहीं मानता मेरे दोस्तों। तो एक चीजें तो आपको यहां से आ जाता है। उसके बाद में अगला आता है मेरे दोस्तों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। अगला कौन आता है मेरे दोस्तों? यहां पर एक शासक आता है जिसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर आक्रमण की बात की जाती है मेरे दोस्तों, और यह आक्रमण किया जाता है 1301 में। अब इस अलाउद्दीन खिलजी को भी पता था कि रणथंभौर जो दुर्ग है वो जीता नहीं जा सकता। हां जी मेरे दोस्तों, पता था जीता नहीं जा सकता। तो अब क्या करें?
सर आज की क्लास मजो को नहीं, मजो तो बड़ा है या कहीं आओ तो बता, मजो तो ले आओ वो। हाँ जी थानेदार साहब डट जा दिखा, डट्टो साहब या के करो थानेदार साहब। चलो तो जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग के जीतने की बात की गई तो उनको पता था कि नहीं जीता जा सकता, तो बोलो के करा, बोलो एक ही इलाज है, इस जाइन का जो किला है, इस जाइन के किले के लोगों को अपनी तरफ मिला लेते हैं, ये रास्ता दे देंगे और यहां पहुंच जाएंगे और इसमें जीत लेंगे। तो इस जाइन के किले पे याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर 2 किलेदार थे, यहां पर 2 किलेदार थे और उन 2 किलेदारों की बात करें तो एक नाम आता है मेरे दोस्तों रणमल और एक नाम आता है रतिपाल। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी तरफ मिलाया गया और यहां से मिलाने के बाद कहां पहुंचा, इस रणथंभौर दुर्ग के ऊपर पहुंचा और इसको अपने कब्जे में ले लिया। जब इसको अपने कब्जे में ले लिया मेरे दोस्तों, कब की घटना है ये, कब्जे में कब ले लिया, 1301 में कब्जे में लिया मेरे दोस्तों, 1301 में इसे अपने कब्जे में ले लिया यहां से। और उस समय ये जो हमीरदेव थे ये शहीद हो गए और यहां पर इस हमीरदेव की जो रानी थी, हमीरदेव की जो रानी थी जिनका नाम था मेरे दोस्तों रंगा देवी, क्या नाम था, रंगा देवी, इन्होंने क्या किया था, यहां पर जोहर किया था। तो राजस्थान का जो पहला साका है 1301 में, यदि हम बात करें यहां पर राजस्थान का पहला साका ये कहां पर हुआ था, इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। और किस किस के युद्ध मध्य लड़ाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव। तो रानी रंगा देवी ने क्या किया मेरे दोस्तों, जोहर किया। और एक कहा जाता है कि हमीरदेव की जो पुत्री थी, एक हमीरदेव की पुत्री भी आती है मेरे दोस्तों जिनका नाम आता है देवल देव, कहा जाता है ऐसा देवल देव। किस देवल देव की बात करें, इन्होंने यहां पर एक पद्म तालाब है, इस पद्म तालाब में जाकर के जोहर किया था और यहां पर यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर माना जाता है मेरे दोस्तों। ऐसी यहां पर कहानी आती है। तो ये चीजें आती हैं और जब इसको जीत लिया जाता है, तब जब इसको जीत लिया जाता है मेरे दोस्तों, तब अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का जो गढ़ है ये इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया मेरे दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी कहानी आती है, इसको समझ लेना, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां से अगली हम आगे बात करें, अब इसके अलावा इस सवाई माधोपुर की यदि हम बात करें, यहां पर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं मेरे दोस्तों, तो एक यहां पर आता है खंडार का किला, एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर खंडार का किला की भी बात की जाती है। और खंडार का जो किला है ये सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील है, इस खंडार तहसील के अंदर है मेरे दोस्तों। इस खंडार के किले में याद रखना यहां पर 7 मंदिर बने हुए हैं, यहां पर 7 तो मंदिर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहां पर 2 कुंड बने हुए हैं और इन 2 कुंडों की बात करें, एक तो है मेरे दोस्तों यहां पर राम कुंड और दूसरा यहां पर है लक्ष्मण कुंड। यहां पर एक राम कुंड और दूसरा लक्ष्मण कुंड भी आता है मेरे दोस्तों। और एक ये जो खंडार का किला है इसमें अष्ट धातु से निर्मित एक तोप है जिसका नाम है शारदा तोप, ये भी यहां पर रखी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। हाँ जी, चढ़े न दूजी बार। हाँ भाई देखो, तो यदि खंडार के किले की बात करें, ये भी सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में है। यहां पर खंडर बन गया, ये पूरा का पूरा खंडर हो गया, इसलिए इसको यहाँ के लोग क्या कहते हैं, खंडार का किला। वैसे इसका एक नाम और आता है तारागढ़ का किला, इसका एक नाम और आता है मेरे दोस्तों तारागढ़ का किला, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, खंडार का किला कहते हैं। और यदि हम बात करें तो इसके अंदर 7 मंदिर है मेरे दोस्तों और 2 कुंड हैं, एक राम कुंड है और एक लक्ष्मण कुंड है और एक यहां पर अष्ट धातु से निर्मित सर करा के पानी वालों कुंड, हाँ खंडा, हाँ पानी वालों कुंडी है भाई, पानी वालों सर भारत माता का मंदिर। सर दोस्तों बोलता ही नहीं, आप बोलांगे कल बोलांगा ना। चलो आगे देखो, यहां पर 2 कुंड हो गए, इसके अलावा यहां पर अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप भी है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया, तो ये आ जाता है खंडार तोप के साथ। इसके अलावा और यदि हम बात करें, यदि दुर्गों की बात करें तो मेरे दोस्तों एक आ जाता है सिवाड़ का किला, ये भी याद रखना सिवाड़ का किला। हाँ जी, सिवाड़ का किला। और ये सिवाड़ का किला कहां पर है, सिवाड़ में, एरिया है सिवाड़। हाँ जी, वहां पर भगवान जो
शंकर भगवान की बात करें, उनका मंदिर है यहाँ पर, महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहा गया मेरे दोस्तों, शिवाड़ का दुर्ग, शिवाड़। और यहाँ पर शिवाड़ में किला आता है, इसको बोलते हैं शिवाड़ का किला। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक आता है बरवाड़ा का किला, एक आता है बरवाड़ा का किला, और बरवाड़ा का किला भी कहां पर है, शिवाड़ में है। और ये दोनों कहां पड़ते हैं, जो इसरदा तहसील आती है, इस इसरदा तहसील के अंदर है। तो ये चार प्रमुख रूप से यहां पर दुर्ग आ जाते हैं। एक तो रणथंभौर का दुर्ग कौन है मेरे दोस्तों, रणथंभौर का दुर्ग है, एक खंडार का किला है, एक शिवाड़ का किला है और एक बरवाड़ा किला। ये चार किले या चार दुर्ग यहां पर आते हैं। सर आज तो झालावाड़ में बारिश हो रही है, ठीक है भाई, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब और आगे हम बात करें मेरे दोस्तों, सवाई माधोपुर में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो सवाई माधोपुर के अंदर देखो, और हम बात करें तो एक यहां पर आ जाता है घुसमेश्वर महादेव का मंदिर, एक आ जाता है मेरे दोस्तों यहां पर घुसमेश्वर महादेव का मंदिर। और ये भी कहां पर है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहां पर है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में है मेरे दोस्तों। और इस घुसमेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर भारत का, यहां पर कहा जाता है कि भारत का 12वां व अंतिम, ये कहते हैं कि यहां पर भारत का 12वां व अंतिम जो शिवलिंग है वो यहीं पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग की बात करें मेरे दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की बात करें वो यहीं पर स्थित है, ज्योतिर्लिंग स्थित, ये कहा जाता है इस घुसमेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में, ऐसा कहा जाता है। और एक यदि हम बात करें तो यहां पर मेला भी लगता है, और इस मेले की बात करें तो महाशिवरात्रि को यहां पर मेला लगता है। तो याद रखना घुसमेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में है मेरे दोस्तों। और यह भारत का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है मेरे दोस्तों। और यहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है। सर जी थारो गांव कौन सो है, मेरो गांव तेरा सारा ही है, मेलो गांव भाई तेरा सारा ही है आवांगे जना मिलांगे, ठीक। चलो आगे देखो, उसके बाद में एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों मंदिर आता है जिसका नाम आता है चौथ माता का मंदिर। एक आता है चौथ माता का मंदिर, और चौथ माता के मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों, ये है चौथ का बरवाड़ा में। ये कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा एक स्थान है जहां पर सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता, वहां पर है चौथ माता का मंदिर। और इस चौथ माता के मंदिर के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें यहां से ध्यान में रखनी है। एक तो यदि हम बात करें इस मंदिर की जो स्थापना है, मंदिर की जो स्थापना है ये 1451 में राजा भीम सिंह के द्वारा, इसकी स्थापना राजा 1451 में राजा भीम सिंह के द्वारा करवाई गई। एक तो ये याद रखना मेरे दोस्तों। दूसरा ये जो है ये राजपूताना शैली पर आधारित है, ये जो मंदिर है ये राजपूताना शैली पर आधारित है मेरे दोस्तों। एक और याद रखना, यहां पर चौथ माता के साथ साथ, यहां पर चौथ माता के साथ साथ यहां पर गणेश जी और यहां पर एक भैरवनाथ जी की भी मूर्ति है, भैरवनाथ जी की भी मूर्ति यहां पर रखी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो यहां पर कार्तिक, एक याद रखना मेरे दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। और एक और याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो है ये चौथ माता जो है ये कंजर जाति जो है, कंजर जाति की आराध्य देवी है, कंजर जाति की आराध्य देवी। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो क्या हमने पढ़ा, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों, ये कहां है, तो ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में है और ये भारत का अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहां पर शिवरात्रि को मेला लगता है। यदि चौथ माता के मंदिर की बात करें तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है मेरे दोस्तों। इसकी स्थापना 1451 में राजा भीम सिंह के द्वारा करवाई गई। ये राजपूताना शैली पर आधारित है। यहां पर चौथ माता जी, इसके अलावा गणेश जी और भैरवनाथ जी, तीनों की मूर्तियां यहां पर स्थापित है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहां पर कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। और यदि हम चौथ माता की बात करें तो कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। उसके बाद और आगे बढ़े यहां से कि सर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो एक आता है मेरे दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। हाँ जी,
त्रिनेत्र के गणेश मंदिर की बात करें, अब देखो त्रिनेत्र के गणेश मंदिर जी की बात करें तो जब हम बात कर रहे थे कि 1301 की कहानी, जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब आक्रमण किया गया, हमीरदेव जब वहां के शासक थे, तो यह बताया जाता था कि रात के समय जब रात को जब हमीरदेव सो रहे थे तो भगवान जो गणेश जी हैं वो उनके सपनों में आए थे और कहा था कि इस किले की रक्षा कैसे करनी है और इस स्थान पर आप गणेश जी के मंदिर की स्थापना कर दीजिएगा। ऐसी कुछ मान्यताएं आती हैं। तो उस सपने के बाद में वहां के राजा हमीरदेव के द्वारा इस दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र के गणेश मंदिर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि इसके अंदर सब जो गणेश जी है उनके सिर्फ चेहरे की पूजा की जाती है, उनका धड़ हाथ ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो यहां पर सिर्फ गणेश जी जो हैं उनके सिर्फ चेहरे की पूजा की जाती है। अब क्या क्या चीजें आती है मेरे दोस्तों याद रखना यहां पर, तो एक तो यहां पर गणेश जी के चेहरे की पूजा की जाती है, एक तो ये याद रखना है मेरे दोस्तों। इसके अलावा ये कहा जाता है कि राजस्थान में शादी का जो पहला निमंत्रण है, शादी का पहला निमंत्रण की बात करें, किसको भेजा जाता है? त्रिनेत्र के गणेश मंदिर में भेजा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्तों। इसके अलावा गुड़ा गोड़जी गांव में गुरु जी को ना, भाई गुड़ा गोड़जी को नहीं ना, को नहीं रहे कोई नहीं बतावांगा, कदे कदे चिंता मत करो बतावांगा। हाँ जी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें, फिर यहां पर शादी का पहला निमंत्रण भेजा जाता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो जो मंदिर है, मंदिर के निर्माण की बात करें, मंदिर का जो निर्माण है ये राजा हमीरदेव के द्वारा करवाया गया था मेरे दोस्तों। इसका निर्माण राजा हमीरदेव के द्वारा करवाया गया था। और एक और याद रखना, यहां पर मेला भी लगता है, और मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की बात करें, चतुर्थी को यहां पर मेला लगता है मेरे दोस्तों। तो याद रखना कि भाई त्रिनेत्र का गणेश मंदिर है कहां पर? रणथंभौर के दुर्ग में है। लेकिन इसकी बात करें तो यह कहा जाता है कि हमीरदेव के सपने में भगवान के जो गणेश जी थे आए थे और उन्हें कहा कि इस स्थान पर आप मेरा मंदिर बनाएगा, पूजा करेगा। तो हमीरदेव के द्वारा जो रणथंभौर का दुर्ग है वहां पर भगवान जो गणेश जी हैं उनके मंदिर की स्थापना की गई। यहां पर सिर्फ उनके चेहरे की पूजा की जाती है, हाथ पैर ऐसा कुछ भी नहीं। यहां पर शादी का पहला जो निमंत्रण है वो त्रिनेत्र के गणेश मंदिर को भेजा जाता है मेरे दोस्तों। और यहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करें मेरे दोस्तों, एक दो मंदिरों की और चर्चा कर लेता हूं। तो एक आता है मेरे दोस्तों कल्याण जी का मंदिर। हाँ जी, एक आता है कल्याण जी का मंदिर। और कल्याण जी के मंदिर की बात करें तो यह है गंगापुर सिटी में। हाँ जी मेरे दोस्तों, कहां पर है? गंगापुर सिटी के अंदर है। और याद रखना यहां पर जो बैसाख पूर्णिमा होती है, बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। एक चीज और याद रखना है मेरे दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे गंगापुर सिटी के उनको भी बता दूं क्या कि जो गंगापुर सिटी है यहां से हाथ से बनाई जूतियां प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, जूतियां प्रसिद्ध हैं। गंगापुर सिटी की हाथ से बनाई हुई जो जूतियां होती है मेरे दोस्तों वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोगों को ध्यान रख लेना, वो फेमस हैं। तो ये कल्याण जी का मंदिर है गंगापुर सिटी में। बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी लगता है। और यदि हम बात करें यहां से, एक याद रखना मेरे दोस्तों, जगदीश जी का मंदिर एक यहां पर आता है। जगदीश जी का मंदिर भी है इसी सवाई माधोपुर में। कहां पर है? कमेरी में। कहां पर है मेरे दोस्तों? कमेरी के अंदर है। और यहां पर बसंत पंचमी की बात करें तो बसंत पंचमी जो है, इस बसंत पंचमी को यहां पर मेला लगता है। यह भी याद रखना, बसंत पंचमी को मेला लगता है। सर गंगापुर सिटी आओ, खीर मोहन खिलाएंगे। आवांगा, तू नौकरी ला जा, पास से तू बुला लिए। बस मैं तो आई चाहूँ तू नौकरी ला कर पास कह गुरुजी मिठाई पादे सगड़ा डांस दिखाऊंगा, नागिन डांस, लुंगी डांस, सगड़ा डांस, चिंता मत करो। हाँ जी, आगे देखो। हाँ जी, उसके बाद में एक आता है मेरे दोस्तों चमत्कार जी का मंदिर। एक आता है चमत्कार
जी का मंदिर भी आता है, चमत्कार जी का मंदिर, और ये कहां पर है, आलनपुर में। चमत्कार जी का जो मंदिर है ये भी सवाई माधोपुर में, कहां पर है, आलनपुर में। ये जो चमत्कार जी का मंदिर जो है यहां पर जैन मंदिर है, यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, जैन मंदिर है, और इन जैन मंदिरों का संबंध जो है ये ऋषभ देव जी से है, इनका संबंध जो है ये ऋषभ देव जी से है। तो याद रखना, कल्याण जी का मंदिर कहां पर है, कल्याण जी का मंदिर गंगापुर सिटी में वैशाख पूर्णिमा का मेला लगता है। और गंगापुर सिटी की बात करें तो हाथ से बनाई हुई जूतियां फेमस हैं यहाँ की। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसके अलावा गणेश जी का मंदिर कहां पर है, कमेरी में बसंत पंचमी को मेला लगता है। और चमत्कार जी का मंदिर कहां पर है, आलनपुर में। और यहाँ की बात करें तो ये जैन मंदिर है, और इनका संबंध किससे आता है मेरे दोस्तों, तो इनका संबंध जो है वो भगवान ऋषभ देव जी के साथ इनका संबंध आता है। और आगे देखो भाई, अब यदि हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और वो आते हैं मेरे दोस्तों अभ्यारण्य। और यहां से 100% कह दूं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, हर बार आवे है और आसी भाई। तो इन ढंगसू पढ़ लियो, कान खोल के, आंख खोल के, हाँ सगली चीज खोल के ढंगसू पढ़ लियो। चलो देखा ओ तेरे रणजीत मीणा जी के बेजोर है। अब देखो यहां पर रणथंबोर, यहां पर अभ्यारण्यों की बात करें, और पहला जो अभ्यारण्य आता है मेरे दोस्तों वो आता है रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा आता है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो है मेरे दोस्तों T16 की, किसकी है, T16 बागिन, जिसका नाम था मछली। ये इसकी फोटो है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मछली जो थी T16 इसी की वजह से जो रणथंबोर जो अभ्यारण्य उद्यान है, यहाँ पर बाघों का जो कारवा था वो बढ़ा था। कहें कि बाघों का जो परिवार है वो बढ़ा था। ये कहें कि इस बाघ, यहाँ पर इस बाघों को फैलाने में, प्रसार करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है मेरे दोस्तों, T16 का है। और यहां इससे ऊपर 4 मूवी भी बन चुकी हैं। अब इसकी पूरी कहानी की बात करते हैं, इस रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की पूरी कहानी समझते हैं मेरे दोस्तों। समझना एक एक लाइन को। सबसे पहली चीज, इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है, और इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था मेरे दोस्तों वर्ष 1955 के अंदर। उसके बाद में यहां पर 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ, यहां पर टाइगर परियोजना का संचालन, यहां पर क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, टाइगर परियोजना का संचालन कर दिया गया, टाइगर परियोजना का संचालन। और याद रखना राजस्थान, ये जो संचालन राजस्थान की पहली, ये जो थी ये राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना थी। संचालन कब हुआ, 1 अप्रैल 1973 को। उसके बाद देखो, जब ये टाइगर परियोजना हो गई तो केंद्र सरकार की नजर में आती है। अभ्यारण्य वो होता है जो राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार और के अधीन था। टाइगर परियोजना की शुरुआत हो गई, केंद्र की नजर में आ गया। इसका मतलब हुआ कि अब इसे क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। तो बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया मेरे दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। और ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसका मतलब है राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर, कौन सा था, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा हम बात करें मेरे दोस्तों, राज्य की पहली टाइगर परियोजना का संचालन भी कहां पर हुआ, तो ये कहां पर हुआ था मेरे दोस्तों, इसी रणथंबोर के अंदर हुआ था। अगली चीज यदि हम बात करें, यहां से एक चीज समझना, अब इस रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की ओर बात करें तो एक अपने यहां पर वर्ष 1996-97 में यहां पर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है एंटी पोचिंग कार्यक्रम, एंटी पोचिंग कार्यक्रम। याद रखना कि यहां पर बाघों की संख्या कम होने पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया था मेरे दोस्तों। एक यहां से बाघ स्थानांतरण का एग्जाम्पल भी मिलता है, स्थानांतरण का एग्जाम्पल, कि यहां से बाघ स्थानांतरण किया गया था। कहां पर, वो भेजा गया था रणथंबोर से, कहां पर, सरिस्का। याद रखना रणथंबोर से सरिस्का भेजे गए थे। और कब भेजे गए थे, तो ये भेजे गए थे मेरे दोस्तों 28 जून 2008 को। एक बाघ था जिसका नाम था सुल्तान,
और एक बागिन थी जिसका नाम था बबली। ये भी याद रखना कि राजस्थान में पहली बार टाइगर ट्रांसफर का जो एग्जाम्पल सेट कहीं पर हुआ था तो वो कहां था मेरे दोस्तों, इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यहां पर 28 जून 2008 को यहां से एक बाघ जिसका नाम था सुल्तान, बागिन जिसका नाम था बबली मेरे दोस्तों, इन दोनों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से और सरिस्का अभयारण्य में, सरिस्का में छोड़ा गया था मेरे दोस्तों। अलवर, सरिस्का कहां पर है, अलवर में, तो वहां छोड़ा गया था। सर्जिकल क्लास लगेगी क्या? लगेगी भाई। कल 8 से 11 8 बजे मैराथन होगी जहां पर हम राजस्थान के करंट अफेयर्स और राजस्थान की ज्योग्राफी का पूरा मैराथन लेकर आने वाले हैं, विशेष क्लास। और मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में 20-30 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं। ठीक है, ये यहां से था। इसके अलावा यदि हम और बात करें इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो यहां पर मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर एक टाइगर सफारी भी है कि राजस्थान में टाइगर सफारी कहां पर है, तो वो रहा कहां पर है, सवाई माधोपुर में। मैंने आपको बताया था टाइगर सफारी कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर आती है। इसके अलावा एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर एक T16 बागिन है। T16 क्या है, बागिन, जिस T16 बागिन मछली थी मेरे, बागिन जिसको नाम क्या दिया गया, मछली। ये 3 बहनें थी, टाइगर 14, टाइगर 15 और टाइगर 16, जिनमें से टाइगर 16 फेमस हुई। क्या बोला गया मेरे दोस्तों, इसे मछली कहा गया था। हाँ जी, और इस मछली से संबंध में याद रखना है मेरे दोस्तों, इसका जो जन्म है, इसका जन्म कब हुआ था, वर्ष 1996 में। इसका जन्म कब हुआ मेरे दोस्तों, वर्ष 1996 में इसका जन्म था। और यदि हम बात करें इसके मृत्यु की, एग्जाम में पूछा गया हुआ है 18 अगस्त 2016 को। ये जो बागिन है ये 20 साल की उम्र में क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, मर जाती है। तो इसकी मृत्यु कब हुई, 18 अगस्त 2016 को हुई थी, ये भी याद रखना है। एक यदि हम बात करें यहां से, एक इस बागिन मछली की बात करें मेरे दोस्तों, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है मेरे दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्री मूवी में सबसे बेस्ट, सबसे जो शानदार मानी जाती है उसका नाम है मछली। और इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इसका डायरेक्टर कौन आता है मेरे दोस्तों, नल्ला मुथु। नल्ला मुथु, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, नल्ला मुथु की बात की जाती है। क्लियर है यहां से। इसके अलावा यदि हम और बात करें मेरे दोस्तों इस मछली के बारे में, तो एक इसे बीबीसी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, अचीवमेंट अवार्ड। हाँ जी, बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसे दिया गया, इसी बागिन मछली को दिया गया है। एक यदि मछली की बात करें मेरे दोस्तों, तो राज्य सरकार के द्वारा, याद रखना, राज्य सरकार के द्वारा इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, एक लाइन और याद रखना, इसकी बेटी थी जिसका नाम क्या था, T17, जिसको नाम क्या दिया गया, T17, उसे क्या कहा गया था, कृष्णा। कृष्णा किस पे नाम पड़ा था, जो कृष्णा पूनिया थी मेरे दोस्तों, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा था कृष्णा। तो देखो कितनी सारी बातें हम लोग यहां से पढ़ के आए हैं। अब देखो पूरी कहानी, यदि हम सवाई माधोपुर में अभ्यारण्यों की बात करें, हाँ जी, यदि सवाई माधोपुर में अभ्यारण्यों की बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे फेमस आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1955 के अंदर इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1 अप्रैल 1973 को यहां पर राज्य की पहली टाइगर परियोजना का संचालन हुआ। याद रखना, ये भारत की सबसे छोटी लैंड एरिया टाइगर परियोजना है, जिसके कारण से इस टाइगर परियोजना को बाघों का घर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बाघों का घर कहा जाता है मेरे दोस्तों। 1980 में 1 नवंबर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और यहां पर इसको फेमस करने में इस रणथंभौर अभयारण्य की आन बान शान जान कौन आती है मेरे दोस्तों, वो T16 बागिन आती है, जिसका नाम आता मछली। इसे यहां पर 1966 और 1996-97 में
1996-97 में एंटी पोचिंग कार्यक्रम यहां पर संचालित किया गया। यहां पर पूरे राजस्थान में एकमात्र बाघ स्थानांतरण का जो एग्जाम्पल वो यहीं से मिलता है। यहां पर 28 जून 2008 को यहां से मेरे दोस्तों रणथंभौर से सरिस्का एक बाघ और बाघिन लेके गए थे, सुल्तान और बबली। इसके अलावा और समझना यहां से, यहां पर टाइगर सफारी है, इसकी बेटी थी जिसको नाम दिया गया था T-17 या याद रखना कृष्णा। ये भी याद रखना मेरे दोस्तों कहां से संबंध है। इसके अलावा इस मछली का जन्म जो है 1996 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 2016 को इसकी मृत्यु हो गई। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है और सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी कौन सी है मेरे दोस्तों? मछली, जिसके डायरेक्टर नल्ला मुथु थे। याद रखना यहां पर इसको बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया मेरे दोस्तों यहां से, और एक इसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी की गई थी। और यदि हम बात करें यहां से, यदि और हम चर्चा करें मेरे दोस्तों यहां से अभयारण्य की, तो एक अभयारण्य और आता है यहां पर जिसका नाम आता है सवाई मानसिंह अभयारण्य। हाँ जी, सवाई मानसिंह अभयारण्य भी आता है मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। और तीसरा अभयारण्य की बात करें तो वो आपको भी पता है, वो आता है मेरे दोस्तों चंबल घड़ियाल अभयारण्य। हाँ जी, चंबल घड़ियाल अभयारण्य की बात की जाती है क्योंकि चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहां से था? चंबल नदी के सहारे। और चंबल नदी कहां से गुजर रही थी मेरे दोस्तों? सवाई माधोपुर से होकर गुजर रही थी। ठीक है, तो यहां पर 3 अभयारण्य आ जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है सवाई मानसिंह, क्योंकि सवाई मानसिंह का संबंध आप कहां से समझते हो? जयपुर से समझते हो, लेकिन जयपुर से नहीं है। सवाई मानसिंह अभयारण्य कहां पर है मेरे दोस्तों? तो ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो यहां से इसके अलावा अब 2-4 हम विविध बातें और करते हैं। इसके अलावा अब सवाई माधोपुर की 2-4 विविध बातें और करते हैं। एक यहां पर स्थान आता है जिसका नाम आता है चौथ का बरवाड़ा। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? चौथ का बरवाड़ा। और यहां पर सीसा और जस्ते का उत्पादन किया जाता है। ये भी याद रखना, सीसा और जस्ता जिस अयस्क से मिलता है उसका नाम आता है गैलेना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है चौथ का बरवाड़ा कौन से खनिज के लिए फेमस है? सीसा जस्ता है कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यदि खनिजों की दृष्टि से बात करें तो एक इकाई सिर्फ यहां पर सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। यदि हम यहां पर थोड़ा सा उद्योगों की बात करें मेरे दोस्तों, किसकी बात करें? उद्योगों की, तो याद रखना वर्ष 1953 में इसी सवाई माधोपुर के अंदर एक सीमेंट इकाई लगाई जाती है जिसका नाम है जयपुर सीमेंट उद्योग। जयपुर सीमेंट उद्योग मेरे दोस्तों, और इस जयपुर सीमेंट उद्योग से एक त्रिभुवन छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है और ये अब क्या पड़ी है? बंद पड़ी है। तो ये भी याद रखना कि 1953 में जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से एक फैक्ट्री लगी थी सीमेंट की और वहां से त्रिभुवन छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता था और उस समय ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया और अब यहां से ऐसी प्लानिंग है कि इसकी दोबारा से इसकी स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर यदि खनिजों की दृष्टि से देखें तो सीसा जस्ता, आर्थिक दृष्टि से देखें यदि मेरे दोस्तों याद रखना, यदि यहां पर उद्योगों की दृष्टि से देखें तो बड़ी इकाइयां नहीं है, छोटी इकाइयां यहां पर जरूर है। और यहां पर यदि हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें, आर्थिक क्रिया, तो यहां पर आर्थिक क्रिया की बात करें मेरे दोस्तों तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। किस पे निर्भर है मेरे दोस्तों? कृषि कार्यों पर निर्भर हैं, कृषि कार्यों पर। और एक और याद रखना मेरे दोस्तों, सवाई माधोपुर में मीणा जो कम्युनिटीज है उनकी संख्या ज्यादा है और उनसे वहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर आईएएस और आईपीएस बहुत सारे, इसका मतलब ये प्रशासनिक सेवा में भी यहां के लोगों का काफी दबदबा है। इसके अलावा यहां से मेरे दोस्तों कृषि कार्य में भी ये लोग हैं। इसके अलावा जो बनास नदी क्षेत्र आता है, इस बनास नदी क्षेत्र से जो बजरी का उत्पादन किया जाता है, तो बजरी के क्षेत्र में भी या बजरी से आर्थिक क्रियाओं के रूप में भी यहां पर रोजगार चलाया जाता है मेरे दोस्तों। और यदि हम बात करें कि और क्या आता है, इसके अलावा देखो मेरे दोस्तों, एक इसी सवाई माधोपुर में गांव आता जिसका नाम आता शिव माता गांव। इस शिव माता की बात करें तो ये जो है ये खिलौने व मिट्टी के जो बर्तन हैं, इस मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।
एक यदि हम बात करें अमरूद मंडी की, अमरूद मंडी, तो ये अमरूद मंडी भी कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। एक यदि हम बात करें यहां की हेला ख्याल प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, हेला ख्याल सवाई माधोपुर दौसा इस क्षेत्र की फेमस है, तो यहां पर हेला ख्याल भी प्रसिद्ध। सर शेर की आयु कितनी हुआ है भाई, साइंस ज्यादा बेरू है ना, शेर की तो आयु तो अपन के बताऊंगा, शेर की आयु बता जरूर दूंगा, लेकिन साइंस वालों को ज्यादा पता है कितनी को होती है, शेर की कितनी को है, भैंस की कितनी को है, तोता की कितनी को है ना, बाज की कितनी को है, हुन ज्यादा बेरो है, अपनी रेंज जो बाहर है, हाँ बता जरूर दूंगा, एक पक्की गारंटी है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हेला ख्याल भी फेमस है मेरे दोस्तों, और यहां की बात करें तो यहां से इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो था हेला शायर, क्या नाम था उसका, हेला शायर इसका प्रवर्तक माना जाता है। एक यहां पर मेरे दोस्तों हिचकी माता का मंदिर भी, निकल गया था दिमाग से, हिचकी माता का मंदिर भी है, हिचकी माता का मंदिर भी है, और ये कहां पर है, सनवाड़ गांव में, हिचकी माता का मंदिर भी है जो कि यहां पर सनवाड़ गांव में है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आ जाती हैं सवाई माधोपुर के अंदर। सर प्रशासनिक सेवा में बोड़ा, मतलब बोड़ा ही भाई, लाल सोट में भी होता है, लाल सोट में भी है लाख्याल, दौसा की लाल सोट में, सवाई माधोपुर में, ओ पूरा बेल्ट में लाख्याल ही ज्यादा फेमस है। ओलियां का खेला में ढब बजाऊं और गीत गाऊं भाई, सगड़ा फेमस है। हाँ जी ठीक है भाई। चलो अब ये होगी कहां की बात करें, ये हो गया सवाई माधोपुर से संबंधित इसकी ज्योग्राफिकल, इसकी हिस्ट्री और इसकी कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मेरे दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं हर एक बात समझ में आई होगी। अब जो हमने पढ़ा था इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं कल सुबह 8 बजे, थानेदार साहब कल 8 बजे। अब देखो पहला क्वेश्चन है, राज्य के रणथंबोर दुर्ग के लिए अबुल फजल द्वारा क्या कहा गया था, कि राज्य के जो रणथंबोर दुर्ग है इसके लिए अबुल फजल ने क्या कहा था मेरे दोस्तों, तो क्या कहा था, और सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने क्या कहा था, बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं, केवल यही दुर्ग है मेरे दोस्तों, वो क्या है, बख्तरबंद है। दूसरा क्वेश्चन है, पिपलदा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना पिपलाद में, पिपलाद और पिपलदा में अंतर समझना है। सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो कौन सी आएगी मेरे दोस्तों, पिपलदा आएगी, कौन सी आएगी, पिपलदा परियोजना आएगी, इसको याद रखना, पिपलदा परियोजना, और कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, रणथंबोर दुर्ग का शाखा कब किया गया था, तो रणथंबोर दुर्ग का शाखा कब हुआ था मेरे दोस्तों, 1301 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य उस युद्ध के दौरान हुआ था मेरे दोस्तों। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के संबंध में असत्य कथन है, सवाई माधोपुर में स्थित खंडार के किले में भगवान स्वामी व पार्श्वनाथ की मूर्तियां लगी हुई हैं। एक तो ये आता है मेरे दोस्तों, ये कथन सत्य है कि जो सवाई माधोपुर के जो खंडार का जो किले हैं उसमें भगवान स्वामी और पार्श्वनाथ की मूर्तियां लगी हुई हैं। हाँ जी, वहां पर 7 मंदिर हैं और किससे संबंधित है, भगवान स्वामी और पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। सवाई माधोपुर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, यह कथन भी सत्य है मेरे दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर जिले में, यह भी कथन सत्य है। बनास, काली सिंध और सीप नदियों के संगम पर बना रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में स्थित है, यह कथन सत्य है, क्योंकि रामेश्वरम घाट कहां पर है मेरे दोस्तों, तो चंबल, बनास और सीप नदी के संगम के ऊपर स्थित है। और उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें, सवाई माधोपुर में स्थित चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर माघ कृष्ण चतुर्थी से अष्टमी तक चौथ माता का विशाल मेला भरता है। चौथ माता किसकी आराध्य देवी है, कि चौथ माता किसकी आराध्य देवी है मेरे दोस्तों, तो वो किसकी है, कंजर जाति की जो है उसकी आराध्य देवी मानी जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें, निम्न में से किस जिले की सीमा सवाई माधोपुर से संलग्न नहीं है, कि इनमें से किस जिले की सीमा सवाई माधोपुर से नहीं लगती है, कोटा, बूंदी, करौली और बारां। यदि हम बात करें यहां से मेरे दोस्तों, देखो यदि हम बात करें यहां से किसकी बात करें, सवाई माधोपुर की बात करते हैं। देखो सवाई माधोपुर की जो सीमा है ये करौली के साथ लग रही है, दौसा के साथ लग रही है, जयपुर, टोंक और यहां पर कोटा के साथ लग रही है। तो कोटा, टोंक, जयपुर, दौसा और करौली के साथ लगती है। इसका मतलब कोटा के साथ लगती है, करौली के साथ लगती है, और यहां से एक बूंदी क्या आ गया है,
यहां से बूंदी के साथ भी नहीं लगती मेरे दोस्तों, और 12 के साथ भी नहीं लगती, दोनों के साथ नहीं लगती है। मिस प्रिंटिंग हो गया, बूंदी की बजाय अपन लोग यहां पर इसको जयपुर कर लेते हैं, जयपुर। अब किसके साथ संलग्न नहीं है, तो 12 के साथ संलग्न नहीं है। कि सवाई माधोपुर की किसके साथ सीमा संलग्न नहीं, तो 12 के साथ संलग्न नहीं है। देखो यहां से किसके साथ लगती है, इस चीज को याद रखना, ये कोटा के साथ लगती है, टोंक के साथ लगती है, जयपुर, दौसा और करौली के साथ इसकी सीमा लगती है, और एक तरफ इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जहां पर हमने बात की जो सवाई माधोपुर जिला है उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की हमने बात की, यहां पर कौन सी नदियां हैं, कौन सा अभ्यारण्य है, यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल कौन से हैं, उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा की है। और उम्मीद करता हूँ हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे उस मैराथन क्लास के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।